फर्स्ट हम चल रहे हैं कि रोग और उनका प्राकृतिक निदान और उपचार कैसे क्या होता है। तो प्राकृतिक रोगों में जो रोग की अवधारणा, प्राकृतिक चिकित्सा में जो रोग की अवधारणा है वो क्या है हमारी, हम शुरू से ही पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे हैं ना, बार बार हम पढ़ाते हैं कि अगर ये जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ये है कि हमारा शरीर खुद स्वयं को ठीक कर सकता है, बस हम इसको टाइम हमें देना पड़ेगा कि किसी चीज में कितना ट्रीटमेंट में टाइम लगता है और किसी चीज में कितना लगता है। ये ही मेन हमारी अवधारणा है इसकी कि रोग के अंदर हमारे जो शरीर है उसका स्वोपचार की होती है प्रक्रिया, बट हमें उसे टाइम देना होता है। और ये हमारे शरीर में रोग होता क्यों है, वो इसलिए होता है कि जब आपकी जीवन शैली दोषपूर्ण है, आप अनुचित आहार ले रहे हो, तनाव ज्यादा है, प्रकृति के साथ आपका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, ये जो भी हमारी बॉडी है, शरीर है, उसके अंदर जो विषाक्त पदार्थ है, मीन्स जो टॉक्सिन्स है, वो अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं तो आपको रोग हो जाएगा। यही इसके बारे में, इसकी बीमार होने का हमारा मेन रीजन होता है। और शरीर में एक सहज उपचार शक्ति विद्यमान होती है हम सबके शरीर के अंदर, और उसे है ना ये नेचुरल होती है और सभी के पास होती है। हमारे यहाँ क्या है कि हम नेचुरोपैथी में, हमारे यहाँ भी हमारी नेचुरोपैथी कहती है कि हम क्या करते हैं कि रोग को दूर करने, रोग का ट्रीटमेंट करने की जगह हम क्या करते हैं, वो जिस कारण से हुआ है उस कारण को खत्म कर देते हैं। तो अगर वो कारण खत्म हो जाएगा तो अपने आप उसका ट्रीटमेंट नेचुरली हो जाएगा। और जब जड़ ही आपने काट दी तो पेड़ आगे नहीं बढ़ेगा, जो विषाक्त बेल फैल रही है शरीर के अंदर बीमारी रूपी, वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। यही सिद्धांत है हमारे यहाँ रोग का, ये अवधारणा है और उसका ट्रीटमेंट पार्ट ये होता है। निदान के सिद्धांत क्या है हमारे यहाँ, जो मूल कारणों की पहचान करके उनको सही करना। तो उसमें है प्राकृतिक निदान के तरीके, व्यक्ति आहार पैटर्न उसके साथ सुधारना, मतलब उसका खाना खाने का तरीका, कब कितना कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। जीवन शैली की आदतें, मतलब उनकी ऋतुचर्या दिनचर्या को मेंटेन करना। नींद, तनाव और की आदतें जो है। शारीरिक गतिविधियां, तो शारीरिक गतिविधि के अंदर हम योग, वॉकिंग और अपना प्राणायाम, योग, निद्रा, ये सब ऐड करवाते हैं, उनसे सारी चीजें हो जाती है। नींद और तनाव को, नींद को सही करवाते हैं कि सोने का टाइम क्या होना चाहिए, कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक का होना चाहिए, और नींद की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, नींद की क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है, वो चीज है। और है ना शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियों में बहुत सारी चीजें आती है कि आप उससे रिलेटेड कोई भी गतिविधि करें, आप स्विमिंग करो, आप एक्सरसाइज करो, आप योग करो, आप प्राणायाम करो, आप बैले कर रहे हो, आप ये क्या बोलते हैं उसको, पिलाटे कर रहे हो, ये सारी चीजें गतिविधियों के अंदर आती है। आपकी शारीरिक गतिविधि कितनी है। अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जियोगे, मतलब आपकी जो जीवनचर्या है वो ऐसी है कि खाया सो गए, या फिर बैठे हैं, खा लिया फिर बैठ गए, गा लिया फिर बैठे, इस तरीके की अगर जीवन शैली है तो शरीर में विषाक्त पदार्थ भरेंगे ही भरेंगे, क्योंकि टॉक्सिन एक्यूमुलेट करने का कोई भी तरीका है नहीं हमारे पास। जब वो तरीका ही नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है। जीव निदान जो है, रंग, कोटिंग, उसकी दरारें, पाचन संबंधी जो उपस्थिति है उसका संकेत देती है हमारी जीभ कि आपकी जीभ कैसी है। कथन क्या है इसके अंदर, शरीर की संरचना, आपकी मुद्रा, मतलब संरचना, आपका बॉडी टाइप क्या है, मुद्रा, आपके बैठने उठने का तरीका, हाव भाव, बोलचाल, ये सब चीज क्या है। त्वचा का रंग कैसा है, बनावट कैसी है, आंखें कैसी हैं, आंखें पीली हो रही हैं या सुषुप्त अवस्था, जैसे कि आप लोग देखते हैं सबकी आंखें अलग, किसी की आंखें चमकती भी होती है, फुल ऑफ एनर्जी, लाइफ एनर्जी के साथ में, किसी की आंख एकदम डल होती है, किसी की आंखें झुकी हुई होती है, किसी की आंखें टायर्ड दिखाई देती है कि बहुत थका हुआ है बेचारा, किसी की आंखें बीमारी दिखा रही होती है। तो ये सारी चीजें आंखें भी हमें बताती हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको। जीभ आपकी, नाखून आपके नेल्स नीले तो नहीं हो रहे, पीले तो नहीं हो रहे, टूट तो नहीं रहे, रिंकल्स तो नहीं है, लाइंस तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको बताएंगी कि अगर आपका नाखून इस तरीके से हो रहे हैं तो क्या बीमारी हो सकती है। चेहरे के भाव, अब कोई जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके चेहरे के भाव कैसे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे उसके चेहरे के भाव, मतलब आप उसको देख के खुश हो सकते हैं। अगर आप खुश नहीं हो सकते उसके चेहरे को देख के, आपके मन में कोई विचलित करने वाला भाव नहीं आएगा। अब जो कोई एनर्जेटिक पर्सन होगा तो आप उसको देखोगे तो देख करके भाई ये फुल ऑफ एनर्जी, मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये वाली चीज है। और उसके भाव भी ऐसे हो, उदासीनता से भरे हुए, स्ट्रेस, अब मेरा फेस अगर ऐसा हो, ऐसे बैठी हूँ, ऐसे सोच रही हूँ, तो आप लोगों को कैसे लगेगा, आपको दिखेगा कि कितनी स्ट्रेस में है। कोई दुख में हो तो उसके चेहरे का भाव दुख दिखाता है, कोई तकलीफ में है, बीमारी में है तो वो चीज दिखाता है। तो हमारे चेहरे के भाव को पढ़ना भी हमें आना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के अंदर हमारे को नेचुरोपैथी में हमें ये भी पढ़ना सीखना होगा
कि आपके शरीर के हाव भाव क्या कह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान आपके सामने आके बैठा होता है, हमें ये जानना होता है कि उसके भाव क्या है, वो एक्चुअली अंदर से मन में क्या सोच रहा है, वो हमें जानना पड़ेगा। तो उसे जानने के लिए हम उसको बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि क्या उसको शब्दों से, क्या उसके शब्दों से उसके शरीर के हाव भाव मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट क्या उसके चेहरे के भाव मैच कर रहे हैं, क्या उसकी आंखों में चमक है, क्या उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्या उसकी स्किन चमकती हुई है, क्या उसका चेहरा हुआ लटका नहीं है, क्या उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ है या एनर्जी से, लाइफ फोर्स से भरा हुआ है, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब जीभ निदान के बारे में मैंने बता दिया। आइरिस डायग्नोसिस क्या है, ये कि आपकी जो आईज के अंदर आई का पैटर्न जो होता है आइरिस, वो किस तरीके का है, वो उससे पता चल जाता है। नाड़ी और महत्वपूर्ण संकेत, तो नाड़ी का परिसंचरण जब हम नाड़ी करना सिखाते हैं, तो मैंने पहले कई बार सिखाया है कि हमें किस तरीके से नाड़ी देखना है। इन 3 फिंगर्स की मदद से हम नाड़ी देखते हैं। एक फिंगर से प्रेशर लगाया जाता है, दूसरे फिंगर से फील किया जाता है, तीसरे फिंगर से हल्का सा प्रेशर लगाया जाता है। हम जब भी किसी की नाड़ी देखते हैं, ये जगह होती है हमारी, मतलब ये वाली जगह होती है जो हम 3 फिंगर से इसको रखते हैं इस तरीके से। ये हमारा तरीका होता है, अगर लिखे तो नहीं आ रहा है, इस तरीके से होता है। और थोड़ा सा ऊपर उससे 2 फिंगर ऐसे ही आप नापेंगे, यहाँ से 1 फिंगर ऊपर ऐसे करके नापा हमने, तो ये हमारा पकड़ने का वे होता है, वो इस तरफ से थंब की तरफ से पकड़ा जाता है हमेशा। और नाड़ी ये सिखाएंगे हम आपको, जब प्रैक्टिकल होगा ना तो उसके अंदर ये जो हम इंटर्नशिप करते हैं उसमें आपको नाड़ी को पकड़ना सिखाया जाता है कि किस तरीके से नाड़ी हमें जांचनी है, कि पित्त की चल रही है, कि वात की चल रही है, या धीमी चल रही है, स्लो है। जब बीपी देखते हैं, बीपी भी तो किससे देखते हैं, नाड़ी से देखते हैं, क्योंकि जो आजकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑटोमेटिक वाले आ रहे हैं वो तो सही नहीं आते हैं, है ना, उसमें फ्लक्चुएशन होता ही है, ऊपर नीचे है ही। पारे वाला अगर आपका है तो जो हमारा पारंपरिक है वो एकदम सही बताता है, पर ये सही नहीं बताते हैं। तो उसके साथ में आप नाड़ी साथ में मीटर तो देख लीजिए, पर फिर भी नाड़ी से भी चेक कीजिए कि हाँ उसका बीपी किस तरीके चल रहा है, क्या नाड़ी बहुत धीरे चल रही है, क्या पल्स बहुत तेज चल रही है, फास्ट पक 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 पक, क्या उसके अंदर हमें वायु की आवाज सुनाई दे रही है, तेज गति चलाई दे रही है, या वो ऊपर नीचे हिली डुल रही है, या वो एकदम से बहुत धीरे, एकदम से थोड़ी देर के बाद आपको सुनाई दे रही है। तो ये सब चीजें भी बताती हैं कि जो हमारा पेशेंट है, जो हमारा रोगी है, उसको किस तरीके का रोग होगा, कौन सा उसका एलिमेंट खराब है, ये हमें नाड़ी से ही पता चल जाता है। उसके लिए हमें बस थोड़ा है ना प्रैक्टिस बहुत बार करनी पड़ती है, उसी से पता चल जाता है नाड़ी का। ठीक है, उन्मूलन पैटर्न। अब उन्मूलन के अंदर ये है कि ना मल मूत्र पसीना मासिक धर्म का इतिहास हम लेते हैं, आपको पेट साफ होता है कि नहीं आता, यूरिन का कलर कैसा है, यूरिन में जलन तो नहीं है, अब अगर हम मूत्र मल त्याग कर रहे हैं तो उसमें परेशानी तो नहीं होती, पेट अच्छे से साफ होता है कि नहीं होता है, कब्जी रहती है कि नहीं रहती है, मासिक धर्म अगर आ रहा है तो आपका टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेनफुल तो नहीं है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, थर्ड पे हम आएंगे सामान्य जो हमारा प्राकृतिक उपचार के तौर तरीके, आहार चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, योग थेरेपी और जीवन शैली में बदलाव, ये हमारे मेन तौर तरीके। और इसके ऊपर आप सब लोग फर्स्ट ईयर से मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैंने हमेशा ये बात आपको बताई होगी कि आहार चिकित्सा इतना ज्यादा फायदा करती है कि कोई भी दवाई, हम तो दवाई नहीं देते हैं, होम्योपैथिक वाले आयुर्वेदिक वाले लोग तो, पर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथिक जिनमें भी दवाई दी जा रही है, जो दवाइयां लेते हुए पेशेंट आपके पास आया है उसको सबसे पहले हम आहार पे फोकस करवाते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, किस चीज को खाने से आपको कितना फायदा हो सकता है, और कौन सी चीज आपके शरीर में विषाक्त कर देगी बॉडी को, मतलब कौन सी चीज आपको जहर के रूप में नुकसान कर रही है और कौन सी चीज आपके लिए अमृत तुल्य है, तो वो उसको बताना हमारे उसके अंदर आता है। फिर उसी के अंदर आ जाता है आपका सेकंड पार्ट कि उपवास कैसे करना है। अभी देखो हमने जब गायनी पढ़ी थी तो उसमें सब में देखा था ना, इतने दिन का उपवास, इतने दिन का फल के ऊपर, इतने दिन का दूध का कल्प, इतने दिन का जूस का कल्प, इतने दिन इस चीज के ऊपर रखना है। तो उस चीज से जिस चीज की शरीर में कमी है वो पूरी होती है, और जो बाकी की चीजें नुकसान पहुंचा रही होती है वो वही खत्म हो जाती है, उसको काट दिया जाता है और आहार से, उपवास चिकित्सा से उसको सही किया जाता है। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, क्योंकि अब तो ये मॉडर्न पैथीज ने भी माना है कि जब हम उपवास करते हैं तो कैंसर जैसे कीटाणु जो होते हैं, कैंसर जैसे बीमारी जिसकी की को हम इलाज नहीं है हमारे पास प्रॉपरली पूरा, उसके भी कीटाणुओं को हमारा शरीर खुद ही खा जाता है। क्योंकि जब आप उपवास करेंगे तो जो हमारी सेल्स होती हैं, स्वस्थ सेल्स, वो बीमार सेल्स को खा जाती है, वही खत्म कर देती है, और उनका जो अनलिमिटेड बढ़ना होता है वो वही खत्म हो जाता है।
इसलिए उपवास पद्धति सबसे अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो बहुत अच्छा काम करती है चिकित्सा के अंदर। कच्चा भोजन का भाई, कच्चे भोजन से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, रॉ मिलेगा आपको, उसके अंदर आपको वेस्टेज मिलेगा उसके अंदर, तो उससे मल मूत्र की सफाई हो जाएगी, पेट के अंदर आंतों के अंदर जो गंदगी चिपकी होगी वो बाहर आ जाएगी। तो कच्चे भोजन का बहुत ज्यादा महत्व है, ये भी हमें बताया। फलों का आहार, फल से क्या क्या चीज मिल जाएंगे हमें, मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है, पानी है, एल्केनाइन, उसको बॉडी को करना है, उस सोर्स हम फलों से कर देते हैं। जूस थेरेपी भी हम लेते हैं, कितनी सारी बीमारियों में मैंने बार बार बताया कि जूस थेरेपी लेने से कितना फायदा होता है। संतुलित शाकाहारी आहार, हम जब उसके बाद में चेंज करते हैं तो संतुलित शाकाहारी आहार पे आ जाते हैं कि कौन सा आपको आहार खाना है, कितना खाना है, किस तरीके से खाना है। सेकंड थेरेपी में हम आए तो वो है हाइड्रोथेरेपी। ठंडे और गर्म पानी का उपयोग, हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, एनीमा, भाप स्नान, ये सारे हमारे हाइड्रोथेरेपी के अंदर आते हैं। मड थेरेपी में हम जाएंगे तो आंखें, पेट, माथे की पट्टी, ये मिट्टी का पैक और पूरा मिट्टी का स्नान, होल बॉडी का, ये सब भी मड थेरेपी के अंदर आते हैं जो बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। योग थेरेपी के अंदर आसन, प्राणायाम, क्रिया और विश्राम तकनीक, ये सारी आ जाती है। इसमें आसन कराएंगे आपको, प्राणायाम कराएंगे, क्रियाएं कराएंगे सब तरीके की, और विश्राम तरीके के क्या किस तरीके से विश्राम हमको करना है। एक्सरसाइज करते करते बाद में बीच में देते हैं ना कि अब ये वाला आसन करना है, वो। जीवन शैली में बदलाव, उचित नींद, तनाव का प्रबंधन, धूप में निकलना और शारीरिक गतिविधि, ये सारी चीज हमारे जीवन शैली के अंतर्गत आती है। सामान्य रोग क्या क्या है, प्राकृतिक निदान और उसके उपचार क्या है, मधुमेह, मेलिटिस, ठीक है। ये प्राकृतिक इसका क्या है, हमारा ट्रीटमेंट उसके अंदर आएंगे तो देखो, अनुचित आहार, गतिहीन और जीवन शैली, मोटापा, तनाव का परिणाम होता है ये जो डायबिटीज मेलिटस आपका है। इसमें अग्नाशय का अधिक काम करना और इंसुलिन का प्रतिरोध, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसके बारे में बात हो रही है, जिसे मैं हमेशा से शुरू से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस समझाती आ रही हूँ कि बॉडी के अंदर सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती हैं और उनका गेटवे खुलता नहीं है, तो इंसुलिन अंदर नहीं जा पाता है, और जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका ग्लूकोज है, उसको खाने में ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाता और शरीर के अंदर एनर्जी नहीं आ पाती है। प्राकृतिक निदान क्या है इसका, अत्यधिक प्राकृतिक इसके अंदर क्या क्या हमारे सामने चीजें आती है कि अत्यधिक प्यास लगती है, बहुत ज्यादा मुंह सूखता है, पेशाब बार बार आता है, भूख का इतिहास, मतलब बहुत तेजी से भूख लगना और रहा न जाना, रक्त शर्करा का स्तर ऊपर नीचे होना, मोटापा और विषबार, मतलब टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन। प्राकृतिक उपचार क्या है, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार। तो अगर हम देखेंगे तो गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ऊंचा है, तो ये हमें नहीं खाना है। किस चीज का नीचा है, मिलेट्स का नीचा होता है, ज्वार का नीचा होता है, बाजरे का नीचा होता है, चने का नीचा होता है, तो इन सब के बनी हुई रोटियां या इन सब अन्नों को यूज करना। उपवास करना, तो किस उपवास करने में, होल डे का उपवास वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो जो रात की फास्टिंग है कि आपने रात में 8 बजे खाना खाया तो 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक तो खाना ही नहीं है, एक आध घंटा और उसको करके आगे पीछे बढ़ा के इंटीमेट फास्टिंग बढ़ाते जाकर। और कड़वी सब्जियां, मतलब करेला, मेथी, इन सब का रेगुलर प्रयोग अपने खाने के अंदर। चलना, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा करता है वॉकिंग करना, कि ब्रिस्क वॉक उसके लिए वरदान है। उसमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मंडूक आसन, पश्चिमोत्तानासन, ये सारी चीजें आती है काम में। और तनाव की कमी, मतलब तनाव को कम किया जाता है। तो तनाव तो आज के युग में सबको है, पर उस प्रेशर को कैसे हैंडल आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये चीजें हमें आनी आजकल बहुत जरूरी है। तो वो उसे सिखाना है कि जीवनचर्या में वो किस तरीके से इन सब चीजों को ले सकता है। उच्च रक्तचाप, प्राकृतिक दृष्टि है इसका, तनाव, अतिरिक्त नमक खाना, मोटापा और खराब परिसंचरण तंत्र होने के कारण। अब ये लोग बाग ये तो देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, पर वो हाई ब्लड प्रेशर किस रीजन से है, तो देखो यहाँ साफ लिखा है खराब परिसंचरण तंत्र, मतलब किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जब आपकी किडनीज सफाई प्रॉपरली नहीं कर रही हैं, आपका हार्ट सफाई प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो आपके हार्ट के ऊपर जोर आने लग जाता है, प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण बीपी रेज होता है। तो जिस कारण से वो आया है उसको घटा दीजिए, यही निदान है उसका। और इसको डेली नापो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। उसको नापने का तरीका यही है कि सुबह सुबह एक बार नापा जाएगा, जब आप एकदम शांत अवस्था में बैठे, ये नहीं कि कहीं से चल के आए, दौड़ के आए, सीढ़ी चढ़ी या कोई एक्सरसाइज करी या घर का कोई काम कर रहे थे या किसी से बातें कर रहे थे या बहुत खुश थे या बहुत दुखी थे, आपने नाप लिया, तो आपका ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा। नापने का तरीका यही है कि अगर आप हॉस्पिटल भी, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, किसी भी वैद्य के पास भी जाते हैं, तो वहां पे कम से कम 15 मिनट तसल्ली से लें, डीप ब्रीथिंग करें, काम करें अपने शरीर को, मतलब शांत अवस्था में लाएं और फिर उसका माप किया जाए।
तनाव का आकलन करना कि हमारे जिंदगी में तनाव कितना है, जीवन शैली का मूल्यांकन, किस तरह की लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, प्राकृतिक उपचार क्या है, नमक कम कर दो, शैली प्राकृतिक आहार लो, आप इसको ठंडा एक बात लो, वो बहुत फायदेमंद है, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, इसमें शीतली शीतकारी प्राणायाम भी बहुत ज्यादा फायदा करते हैं हाई बीपी के अंदर, और विश्राम करना और ध्यान करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटापे का क्या कर सकते हैं हम, प्राकृतिक दृश्य क्या, मोटापे का सेवन और व्यय के बीच का असंतुलन, मतलब आप कितना खाना खा रहे हैं और कितना यूटिलाइज हो पा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है। और इसमें खराब पाचन और चयापचय, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है और आपका पाचन भी सही नहीं है। प्राकृतिक निदान क्या है, इसकी बीएमआई लेंगे हम, कमर कूली का अनुपात, आहार संबंधी इतिहास लेंगे कि किस तरीके से खा रहा है, कितना खा रहा है, कहीं टेंशन में ज्यादा तो नहीं खाता, कहीं खुशी में ज्यादा तो नहीं खाता, कहीं खाना बिल्कुल छोड़ तो नहीं देता, कहीं एक एक दो दिन तक नहीं खाता, फिर एक साथ इतना खाता है पूरे दिन रात खाता ही रहता है, ये वाली चीजें। प्राकृतिक उपचार क्या है, फल सब्जी आधारित आहार उसको दिया जाए, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना दिया जाए, नियंत्रित खाना दिया जाए, आंतरिक उपवास उसका करा जाए, आंतरायिक मतलब खाने के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है वो उसके ऊपर कंट्रोल, पेट पर मिट्टी का पैक, सूर्य योग हम जब उसमें करवाएंगे तो सूर्य नमस्कार और कपालभाति इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। दैनिक शारीरिक गतिविधि, खाना खाने के बाद में आपको चलना ही चलना है, वॉक करनी ही करनी है, बैठे नहीं रहना है, अगर आप 2 घंटे बैठे तो 15 मिनट वॉक करो, ये वाली जब अगर सिस्टम चालू कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। दमा पे हम आ रहे हैं, दमा कैसा है, प्राकृतिक दृश्य उसका क्या है, विष संचय हो जाना, एलर्जी की प्रवृत्ति और कमजोर फेफड़े, ये इसका प्राकृतिक दृश्य है। आप देखें तो प्राकृतिक उसका निदान क्या है, सांस लेने में जो उसके पैटर्न है वो किस तरीके के हैं, एलर्जी का इतिहास उसका क्या है, ये सब प्राकृतिक उपचार में हम इसमें आएंगे। तो एलर्जी से बचना है कि जहां भी आपको पता है कि आपको धूल से एलर्जी होती है तो बचिए, आपको पता है कि पॉलन जिस टाइम में उड़ते हैं, मार्च अप्रैल का टाइम होता है, तो वो उससे आपको अगर एलर्जी है तो हमें हमारा उससे बचाव करना, आपको मास्क लगा के रखना चाहिए, या फिर हम पॉल्यूशन में जा रहे हैं तो हमें मास्क लगाना है, अपना मतलब सबसे बड़ा उपचार है बचाव करना, ठीक है, भाप लेना ताकि आपके अगर फिर भी कुछ चीजें अंदर गई हैं तो वो नोज और थ्रोट की क्लियर हो जाए, तो फेफड़े तक गंदगी नहीं जाएगी और इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राणायाम करना, ऐसे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा फायदा करता है, अगर आपको एलर्जी है, आपको दमा है तो बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट आपको मिलेगा इसमें देखने में। और चेस्ट मड पैक से क्लियरिटी हो जाती है। हल्का बलगम रहित आहार, हल्का और बलगम रहित, तो ऐसा आहार जो बलगम को ना बढ़ाता हो, मतलब ऐसा जिसकी प्रकृति ठंडी ना हो, है ना, वो वाला खाना देना है और हल्का देना है। कब्ज का क्या है, प्राकृतिक दृश्य हमारा दोषपूर्ण आहार हमारा है, फाइबर की कमी जिसमें होती है उसके कारण हमारा कब्ज होता है, गतिहीन आदतें कि हम चलते ही नहीं है बिल्कुल भी, चलते इन द सेंस खाना खाया बैठ गए, खाना खाया बैठ गए, या खाना खाया सो गए, खाना खाया सो गए, इस टाइम तो काम कर लिया बहुत, फिर उसके बाद 5 घंटे बिस्तर में ही पड़े रहे, या फिर बेड पे ही लेटे रहे, या सोफे पे बैठ के टीवी देखते रहे, या फिर लगातार अपने फोन को स्क्रॉल करते रहे, आपने कोई गतिविधि नहीं करी खाना खाने के बाद, ये वाली चीज जो गतिहीन आदतों के अंदर आती है। प्राकृतिक निदान इसका क्या है, आंत की आदत का इतिहास, कि आपकी आंत की आदत क्या है, मींस आप किस टाइम पे मलमूत्र का त्याग कर रहे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्लियर है या नहीं है, ये सारी चीजें देखना, पेट की जांच करना, ये सारी उसमें आएंगे। प्राकृतिक उपचार उसका क्या है, उच्च फाइबर उसको दिया जाएगा, मतलब उसको हम फल देंगे, उसको हम सलाद देंगे, उसको हम कच्चा अन्न देंगे, जिससे कि उसके बॉडी के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा जाए, जितनी फाइबर की मात्रा जाएगी तो कब्ज उतना धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसको गर्म पानी का सेवन कराएं ताकि अंदर जो आते हैं उनमें जो चिपका हुआ मल है वो बाहर निकले। एनिमा दें, तो एनिमा इसलिए होता है कि तुरंत अगर कब्ज हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है और रुक गई है अंदर, अगर मल अगर रुक गया है और सूख गया है तो उसे किस तरह के निकाला जाएगा, तो उसके लिए हम एनिमा देते हैं। और इसमें जो मैं बार बार बताती हूँ कि हमें मृदु विरेचन करना चाहिए, जो मैंने कई बार बताया है अपने कोर्स में रिलेटेड कि हम किस तरीके से मृदु विरेचन कर सकते हैं। योग करना चाहिए, तो पवन मुक्तासन, मलासन वगैरह बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, जैसे कि मलासन में बैठ करके सुबह पानी पीना, मलासन की प्रैक्टिस करना, मलासन में बैठ गए और उसमें हम चाल जो उसमें चलते हैं बैठ के, मल आसन में जो चाल होती है उसे डक वॉक भी बोलते हैं, कि मल आसन में बैठ के अगर आप चल रहे हो और आपको अगर कब्ज हो गई है या मल सूख रहा है आपका, तो जब आप उस तरीके के वो करेंगे तो उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा।
गठिया का दृश्य क्या है? एसिड का संचय हमारे जोड़ों में और विष का जमाव हो जाना, जिससे कि जोड़ कड़क होने लग जाते हैं, स्टिफ हो जाएंगे और मूवमेंट करने में दर्द होता है। प्राकृतिक निदान जोड़ों में दर्द और जकड़न रहती है। गतिशीलता का आकलन कि किस तरीके से कितनी गतिशीलता हो पा रही है या नहीं हो पा रही। प्राकृतिक उपचार क्या है? उसको क्षारीय आहार देना। क्यों? क्योंकि एसिड संचय हो गया। यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है कि जो जाके आपकी हड्डियों के आसपास संचय कर लेता है और उससे आपके जो जोड़ है वो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर चले जाते हैं। वहां जाके वो आपका जो यूरिक एसिड है वो जमा हो गया और उसने जोड़ों को दर्द वाली स्थिति में ला दिया, क्योंकि उसको जाम कर दिया, वहां चिपक चुका जाके, जो प्यूरिन उसमें अंदर आ चुका है। ठीक है। जोड़ों पर मिट्टी की पैक लगाने से हमारी गतिशीलता बढ़ती है, उसकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, उसका पेन कम होता है और गतिशीलता उसकी बढ़ जाती है। गर्म सेक करने से भी इसे बहुत आराम करता है। और कैस्टर ऑयल हाथों पे, पाम्स पे लगा के जब हम खूब अच्छे से इसे कप गर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पाम्स गर्म हो जाते हैं ना, हम हमेशा करवाते हैं कि पाम्स करो, आंखों पे हम सेक करना है बाद में, तो वही वाला अगर हम इसको कैस्टर लगा के हाथों को घिस करके जब घुटनों पे या जिस भी जोड़ में दर्द है वहां पे अगर रोटेट करके क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज हम जब उससे मालिश करते हैं तो उसमें बहुत आराम पड़ता है। खुद कर सकते हैं, उसमें आराम मिलता है। कोमल योग मतलब ऐसा योग जैसे कि हमें ना कहते हैं फ्लेक्सिबल योगा। फ्लेक्सिबल योग क्या है कि अगर आपसे जमीन पे बैठ के नहीं होता तो आप बेड पे बैठ के कीजिए, आप चेयर पे बैठ के कीजिए, और अपने जो लोअर लिम्स है, अपर लिम्स है, उसके अंदर धीरे 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 मूवमेंट्स को लाना, ये कोमल योग के अंतर्गत आता है। और उससे करते 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 धीरे धीरे क्या होता है कि यूरिक एसिड हटने लग जाता है और आपके जोड़ में मोबिलिटी आ जाती है और शरीर काम करने लग जाता है। त्वचा के रोग क्या है? एक्जिमा, मुहासे वगैरह। प्राकृतिक दृश्य का क्या है? रक्त की अशुद्धियां और खराब उन्मूलन, मतलब निकल भी नहीं पा रहा है और अशुद्ध हो चुका है। त्वचा का अवलोकन करना और पाचन का स्वास्थ्य उसका लेना कि पाचन उसका कैसा है, क्योंकि अधिकतर ये सारी चीजें वहीं से रिलेटेड होती है। समझना ये है कि है किस कारण से। अगर वो हार्मोनल भी एक्ने है तो भी वो पाचन से रिलेटेड है, क्योंकि आपका जो गट्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं। जब आपने देखा होगा कि किसी को खाना नहीं पचता है तो भी उसके चेहरे पे मुहासे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर उसका प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। लीवर काम करने का मतलब ये है कि एंजाइम नहीं सीक्रेट हो रहे। एंजाइम नहीं सीक्रेट होंगे तो वो हार्मोन्स को नहीं सीक्रेट होने देंगे, क्योंकि एंजाइम ही तो वो एक्टिवेट्स हैं जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं कि सीक्रेट होने के लिए। तो ये इन सब चीजों से रिलेटेड है। पाचन का सीधा सीधा इससे लेना देना है। प्राकृतिक उपचार इसका क्या है कि डिटॉक्स आहार ले कि आपके शरीर की गंदगी बाहर निकले। मड पैक लगाएं, नीम के पानी से धोएं और तनाव का प्रबंधन करें, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस एक्ने है, वो केवल स्ट्रेस से आता है कि जितनी ज्यादा टेंशन लेंगे तो आपका सारा फोरहेड वगैरह हर समय एक्ने से भरा रहेगा, दानों से भरा रहेगा। और वो दाने कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी शामिल हो जाएगा तो पके हुए बड़े बड़े रहेंगे, हल्के हैं, बारीक बारीक हैं, तो वो रिलेटेड टू योर हार्मोन है कि कौन सा हार्मोन स्ट्रेस वाला ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। रोग प्रबंधन में उपवास की भूमिका क्या है? इसके अंदर पाचन अंगों को आराम देता है, विषरण को बढ़ाता है, मतलब विषरण में टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं। चयापचय में दक्षता में सुधार करता है, मतलब आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। जैसे ही मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ तो आपकी आधी बीमारियां तो यही खत्म हो गई। पुरानी बीमारी में निगरानी की जानी चाहिए। अब जैसे किसी को बहुत लंबी क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें अगर आप उपवास करा रहे हैं तो उसको अंडर सुपरविजन ही उसका वो होना चाहिए। तो किसी को बेहोश होना, चक्कर आना, गिर जाना या शरीर में और कुछ प्रॉब्लम हो जाना भी हो जाता है। तो अगर पुरानी बीमारियों में हम उपवास चिकित्सा दे रहे हैं तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, डॉक्टर के पास रह करके ही वो ये उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में काम करें। प्राकृतिक चिकित्सा का निवारक पहलू क्या है? संतुलित प्राकृतिक आहार देना, नियमित व्यायाम और योग करवाना, पर्याप्त नींद देना, तनाव मुक्त जीवन, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। सद्भाव में मीन्स जिस तरीके की प्रकृति, अब देखो है तो मौसम सर्दी का, खा रहे हैं हम जाकर के आइसक्रीम, घूम रहे हैं बाहर ठंडी हवा में बिना नाक कान मुंह को ढके हुए, तो फिर क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। अब हमें प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना। प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना है, मतलब उसी के अनुकूल काम करना है। इसीलिए नेचुरोपैथी बार बार ऋतुचर्या और दिनचर्या पे जोर देती है। दिनचर्या हमारे दिन की रूटीन को मेंटेन करता है। ऋतुचर्या के अनुसार हमने फर्स्ट ईयर में देखो पढ़ा था कि ऋतुचर्या के किस तरीके से ऋतु के अनुकूल खाना पीना और कपड़े पहनना, ये है प्राकृतिक सद्भाव। ठीक है। क्लिनिक और अस्पताल प्रबंधन किस तरीके का होना चाहिए? क्लिनिक और अस्पताल प्रबंधन का परिचय है कि क्लिनिक और अस्पताल में कुशल रोगी की देखभाल अच्छे से होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए,
गुणवत्ता सेवा संसाधनों का इष्टतम उपयोग होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो चीजें आपको चाहिए अगर वो है कि नहीं है और उससे किस तरीके से काम करना है। व्यवस्थित योजना होनी चाहिए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट करना, ये होता है व्यवस्थित योजना। संगठन प्रशासन किस प्रकार का है, कैसे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं और नियंत्रण को संदर्भित करता है। क्लिनिकल प्रबंधन, ठीक है ना, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लीजिए या क्लिनिकल मैनेजमेंट के लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या प्राकृतिक चिकित्सा और योग क्लिनिकों में अस्पतालों में प्रबंधन भी इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि समग्र रोगी की देखभाल किस तरीके की हो रही है, निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की हैं, नैतिक और प्राकृतिक उपचार प्रथाएं क्या क्या है, ये सब इसके प्रबंधन के अंदर आता है। क्लिनिक अस्पतालों प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, सुचारू रूप से अस्पताल की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन करना कि किस तरीके से चल रही है, कौन सी चीजें चल रही है नहीं चल रही है और किस तरीके से वो डायरेक्ट चलाई जाए। रोगी की सुरक्षा और संतुष्टि बनाए रखना। सुरक्षा ऐसे कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को जो ऑब्जर्वेशन के अंडर पेशेंट्स वहां रह रहे हैं उनको सही तरीके से सब कुछ दिया जा रहा है कि नहीं, ये उसकी सुरक्षा के अंतर्गत आता है कि उसकी दवाई प्रॉपर्ली चल पा रही है कि नहीं। क्योंकि जब आपके पास पेशेंट्स आएंगे तो वो एलोपैथी दवाइयां लंबे टर्म पे खाते हुए आ रहे होंगे, उनको हम हटा नहीं सकते, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो वो चीज भी खा रहे हैं, साथ में आपका ट्रीटमेंट भी लगातार चल रहा है और उसके साथ में मॉनिटराइजेशन भी प्रॉपर हो रहा है कि उसका कितना बीपी है, उसका कितना शुगर है, उसका क्या चीज कितनी चल रही है, ये है उसकी सुरक्षा और सुरक्षा को बनाए रखे। संतुष्टि के लिए कि वो संतुष्ट है कि नहीं है आपके किए गए ट्रीटमेंट से, कि भाई अगर आप उसको काढ़ा भी पिला रहे हो तो कैसे पिला रहे हो, उसका क्या रीजन है और उसको पीने से उसको क्या फायदा हो रहा है और पी के सच में उसे फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है या कितने टाइम के बाद फायदा हो रहा है और उस चीज से वो संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ। ये चीज मानवीय, वित्तीय और भौतिक संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, रिकॉर्ड और स्वच्छता अनुशासन बनाए रखने के लिए भी इन सब के ये जो उद्देश्य हुई है। हेल्थ की सेटअप के प्रकार क्या है, क्लिनिकल और चिकित्सालय करीब कि आप क्लिनिकल मतलब छोटे बेसिस पे, चिकित्सालय मतलब बड़े बेसिस पे। छोटा स्वास्थ्य देखभाल का सेटअप होता है ये। आउट पेशेंट सेवाएं, उसमें ओपीडी वगैरह होती है, सीमित कर्मचारी होते हैं मतलब कम नंबर में होते हैं। उदाहरण में योग क्लिनिक, प्राकृतिक चिकित्सा ओपीडी वगैरह छोटी छोटी सी होती है, ठीक है ना। चिकित्सालय कैसा होता है, बड़ा स्वास्थ्य सेवा संस्थान होता है, बहुत सारे लोग उसके अंदर होते हैं, ज्यादा आईपीडीज होती है, निदान और आपातकालीन सेवाएं भी उसके अंदर होती है और संरचित संबंधन प्रणाली की आवश्यकता होती है। एक क्लिनिक मतलब अस्पताल का संगठन संरचना कैसी होनी चाहिए, प्रशासनिक विभाग क्या होना चाहिए, उसमें अस्पताल प्रशासक होना चाहिए, कार्यालय कर्मचारी होने चाहिए, रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए, ये इसके अंदर सबसे पहली जरूरी चीज होती है। सेकेंड है चिकित्सा विभाग क्या है, मतलब उसमें डॉक्टर्स कितने और क्या है, सलाहकार एडवाइजरी कमेटी क्या है, एडवाइजरी में कौन कौन बैठे हैं उसके अंदर, ठीक है। नर्सिंग विभाग, नर्स कौन कौन सी है आपके पास में, जैसे कि अपने पास में पंचकर्मा थेरेपिस्ट आपका कौन सा है, मसाज थेरेपिस्ट आपका कौन सा है, ये वाली चीजें इसके अंदर नर्सिंग विभाग में आ जाएंगी। आपके पास एएनएम वगैरह की सुरक्षा है कि नहीं है, वार्ड बॉय वगैरह की आपके पास है कि नहीं इसी में, ये सारी चीज। वार्ड परिचायक मतलब वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल वाली बात आ गई कि लेडी में भी औरतों के लिए लेडीज वाला, आदमियों के लिए जेंट्स वाले होने जरूरी होते हैं। सहायक सेवाएं, हाउसकीपिंग जो साफ सफाई वगैरह करने के लिए आते हैं, बेड की चादरें बदलना, उनके कपड़े चेंज करवाना रोगियों के, और उनको नहलाने धुलाने में अगर सहायता की जरूरत है तो उन्हें सहायता प्रदान करना, ये उनका काम होता है, ठीक है। और प्रतिभूति और रख रखाव, ये सारी चीजें किसमें है, सहायक सेवाएं, ये मैंने बता दी सारी, एक साथ ही बता दी मैंने, है ना। पैरामेडिकल विभाग क्या है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन आपके पास है कि नहीं है और चिकित्सक है कि नहीं है, ये पैरामेडिकल विभाग होता है, ठीक है। ओपीडी क्या है, आउट पेशेंट विभाग क्या है, प्रबंधन, उसमें ओपीडी के कार्य क्या है, रोगी के पंजीकरण करना, उसका इतिहास लेना, नैदानिक परीक्षण करना उसका, मतलब कि जो पल्स ले रहे हो आप, बीपी ले रहे हो, हाइट ले रहे हो, वेट ले रहे हो, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। निदान और उपचार योजना, अब आप निदान उसको क्या बताएंगे कि उसको स्टीम लेनी है या उसको मसाज करवानी है या पोटली मसाज करानी है या मड पैक कराना है या हाइड्रोथेरेपी करानी है, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। अनुवर्ती परामर्श के उसको आगे उसको किस तरीके से लेके क्या चलना है और ये सारे बाकी के परामर्श देना, ये इसके अंदर आ जाते हैं। ओपीडी रिकॉर्ड्स का क्या होगा, पंजीकरण कार्ड्स उनको दिए जाते हैं, केस शीट्स जो होती है वो अपने पास रखी गई है आपके पास में, जो भी आपने उसका इतिहास लिया, डिटेल लिया और लिखा गया उसके अंदर, और वो आपके पास हमेशा फाइल के अंदर फाइल किया हुआ रखा रहेगा, ये होगा।
प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स वगैरह उसके कि वो उसके पास भी रहते हैं और आपके पास भी रहते हैं। कई बार हम पेशेंट्स को सिर्फ जो दवाइयां या रिलेटेड कुछ भी जो फूड चार्ट वगैरह बना के देते हैं या डाइट चार्ट बना के देते हैं वो उनको दे देते हैं, बाकी ये सारे प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड हमारे पास रहता है कि कौन कौन सी थेरेपीज उसकी किस किस टाइम पे कितनी कितने दिन तक चलनी है, वो हम वहां पर प्रिस्क्राइब करते हैं। ओपीडी का इन पेशेंट प्रबंधन क्या है? रोगी की सहमति लेना, बिस्तर का आवंटन उसको करना, मतलब बेड्स उसको देना, और चिकित्सा परीक्षण वगैरह उसका करना। अस्पताल में रहने के दौरान दैनिक उसकी निगरानी करना, मतलब डेली जो सुबह शाम दोनों टाइम डॉक्टर विजिट पे आते हैं और देखते हैं, और जब उनकी थेरेपीज हो रही है तो भी वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही होती है। उपचार के चार्ट्स उनके बनाए जाते हैं, आहार और चिकित्सा की अनुसूची लगाई जाती है, मतलब सारी चीजों की लेबलिंग हो रही है, सबकी टेबल्स बन रही है, सबकी लगाई जा रही है, मतलब जो रोगी का पेशेंट के पास में उसका कार्ड रखे होते हैं उसके अंदर वो सारी चीजें मेंशन होती है। मेडिकल रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण, ये इसका महत्व क्या है? कानूनी सबूत होता है कि आपने ये पेशेंट को दवाई दी और इसका ये कारण था हमें देने का। देखभाल और निरंतरता, कि आप देखभाल के अंदर कर रहे हैं और निरंतर किस तरीके से वो चल रहा है। अनुसंधान और लेखा परीक्षा, कि उसमें सब कुछ लेखा जोखा होता है आपके पास में कि कितना क्या और कैसे किया गया और उसमें उसकी पेशेंट की सहमति थी या नहीं थी। तो हमेशा देते ही हैं, पेशेंट पहले सहमति देंगे तभी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड के प्रकार, ओपीडी और आईपीडी की। ओपीडी मतलब जो पेशेंट आए, दिखाया और जो कुछ उस टाइम पे उनको बताया गया, या तो वो घर जाके करें या करवाते वापस चले गए। और आईपीडी का मतलब है कि वो वहां पर रह करके चिकित्सा करा रहे हैं, चाहे वो 3 दिन की है या 5 दिन की है या 7 दिन की है, 21 दिन की है या 1 महीने की है, 45 दिन की है, जो भी उसका टाइम पीरियड है वो आईपीडी के अंतर्गत आ गए। जांच रिपोर्ट्स उसकी क्या है और सहमति प्रपत्र क्या है, वो हमेशा साइन कराया जाता है पेशेंट से। और निर्वहन सारांश, मतलब कि जब उनको डिस्चार्ज किया गया तो क्या उनको लिख के दिया गया, क्या उनको अब थेरेपीज या ट्रीटमेंट पार्ट घर पे करना है और किस तरीके से फॉलोअप्स लेना है, कब कब आना है, ये चीज है। इन्वेंट्री और स्टोर प्रबंध, इन्वेंट्री में मेनली क्या होता है कि आपके क्लिनिक के अंदर क्या क्या सामान है, आपके हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या सामान कितने कितने नंबर का है, इसकी लिखी हुई लिस्ट। और आपके स्टोर के अंदर मतलब किस तरीके की दवाइयां, मेडिसिन, मिट्टी, आपके पास हर्ब्स, आपके पास डालने वाली जड़ी बूटियां, पानी, मिट्टी वगैरह किस तरीके से उपलब्ध है, कौन कौन से आपके पास इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है, इसका इन्वेंट्री और स्टोर प्रबंधन होता है। ठीक है, सादी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। उद्देश्य क्या है? दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता निश्चित करनी होती है, इससे कि किसी चीज की कमी ना पड़ जाए, कोई चीज टूट फूट हो गई है या खत्म हो गई है या नहीं है तो उसको खत्म होने से पहले ही आपके पास पहुंचा दिया, मतलब हॉस्पिटल में रिस्टोर कर दिया गया। बर्बादी और कमी को रोके, मतलब बर्बाद भी ना हो, एक्सेसिव मिसयूज भी नहीं हो रहा उसका, चोरी भी ना हो रही हो और कमी भी ना पड़े उस चीज की। आइटम का प्रतिबंधन, दवाएं, चिकित्सा उपकरण और लिनन और उपभोग की वस्तुएं, क्योंकि इसमें हमारी मिट्टी की पट्टियां, गर्म बैंडेजेस, ठंडी बैंडेजेस, मलमल के क्लॉथ, मिट्टी आदि, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। सिद्धांत क्या है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और उचित भंडारण और लेबलिंग, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए सिद्धांत के हिसाब से। वित्तीय प्रबंधन क्या है? आय के स्रोत, परामर्श शुल्क हमने क्या लिया, थेरेपी का शुल्क हमने क्या लिया, और पैकेज कार्यक्रम का शुल्क क्या है, वेतन आपने क्या दिया अपने स्टाफ को, और आपका क्या खर्चा लगा इन सब सामानों को लाने में, उपकरण और आपूर्ति में क्या क्या आपका लगा, और रखरखाव में कितना पैसा लगा, ये व्यय के अंदर आ गया। वित्तीय रिकॉर्ड क्या है? कैश बुक होती है आपकी, बिलिंग की रसीदें होती हैं और बजट योजना आपकी होती है। मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर क्या आया? कर्मचारी की भर्ती जब आप करोगे तो योग और प्रशिक्षित कर्मचारी, चिकित्सक और आपके थेरेपिस्ट वगैरह, आपके जो हाउस होल्ड की हाउसकीपिंग वगैरह वाले लोग होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। प्रशिक्षण और विकास क्या है? कौशल वृद्धि और सतत शिक्षा आप उनको देते रहते हैं, मतलब समय समय पे उनको जो उनकी वर्कशॉप्स करवाई जाती रहती है, क्योंकि मेडिकल में क्या होता है कि हमेशा नई नई चीजें आती रहती हैं। अब इसमें तो क्योंकि नेचुरोपैथी बहुत पुरानी है, पर कौन किस तरीके से किस पे किसने कैसा यूज किया और उसका क्या रिजल्ट निकल के आया, ये नई नई रिसर्च आती रहती है कि किसी का एक्सपीरियंस क्या था, उसने वो साझा किया सबके साथ, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, हम एक ही जगह पे रह गए या फिर कुछ चीजें सुन के उस चीज को नहीं फॉलो अप कर सकते हैं, तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, रोगी की देखभाल और नैतिकता, रोगी के अधिकार क्या क्या है? सूचना का अधिकार उसको, गोपनीयता का भी अधिकार उसको, क्यों क्या चीज गोपनीय रखना चाहता है वो बता देगा, और आप उसको किसी भी चीज को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। सम्मानजनक देखभाल का अधिकार, क्यों अगर मेल है फीमेल है तो उसको उसी तरीके के अटेंडीज मिले ताकि उसको सम्मानजनक उसकी देखभाल हो सके। चिकित्सा नैतिकता क्या है? सूचित सहमति,
व्यावसायिक आचरण आपका कि आप बहुत प्रोफेशनल ही उसके साथ व्यवहार करें, गैर दुर्भावपूर्ण व्यवहार हो कि आपका किसी के साथ कोई पर्सनल इंटेंशन ना हो। स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण कैसे करा जाता है इसमें? महत्व क्या है? अस्पताल में प्राप्त संक्रमण को रोकना, क्योंकि अस्पताल में तो सब लोग कैसे आते हैं, बीमारी आ रहे हैं भाई, एलर्जी वाले आ रहे हैं, चाहे वो स्किन की एलर्जी है, चाहे वो सांस की एलर्जी है, या रिलेटेड कोई ऐसी छुआछूत की बीमारी है, डायरिया है, या ऐसी कुछ बीमारी है कंटेनमेंट होती है कि आपने छुआ और उससे उसको हो गया, या फिर किसी की लार से, थूक से, मल से, मूत्र से हो गया, तो उन सब संक्रमणों को रोकना। उपाय क्या है? स्वच्छ वातावरण को रखना, अपशिष्ट का पृथक्करण मतलब गंदगी को अलग निकाल देना, और हाथ की स्वच्छता के हर समय सैनिटाइजेशन और पानी से धोना, हाथों को साबुन से धोना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? उसके अंदर संक्रामक और असंक्रामक चीजें अलग अलग रखी जाती हैं, और खुले मतलब कि सूखे और गीले पदार्थ भी अलग अलग रखे जाते हैं, और उनको किस तरीके से फेंकना है या फिर उनको किस तरीके से उसका प्रबंधन करना है वो देखा जाता है। निपटान का तरीका क्या होता है? रंग, अलग अलग रंग की कोविड डिब्बे होते हैं, जैसे आपने देखा हॉस्पिटल्स के बाहर, तो उसके अंदर क्या होता है, हॉस्पिटल्स के बाहर जो डिब्बे रखे रहते हैं उसमें कलर्स होते हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, तो उसके अनुसार वो होता है कि इसमें कौन सी चीज किसके अंदर आएगी, ठीक है, ये उसका निपटान होता है। प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके, एमसीडी के द्वारा इसका चला वो बनाया जाता है रजिस्ट्रेशन, और इसके ऊपर ही वो आते हैं और वो लोग लेके जाते हैं कि किस तरीके से किस चीज को कहाँ पे उसका प्रबंधन करना है। सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन क्या है? एहतियाती उपाय क्या है? अग्नि सुरक्षा आपको रखनी, विद्युत की सुरक्षा रखनी है, रोगी की रखनी है। ये आपके पास आपातकालीन प्रबंधन हमेशा होना चाहिए। और आपातकालीन तैयारियां क्या है? प्राथमिक चिकित्सा उपचार, चिकित्सा सुविधाएं, आपातकालीन दवाइयां आपके पास, रेफरल प्रणाली आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल प्रबंधन और अस्पताल प्रबंधन के कानूनी पहलू क्या है? पंजीकरण और लाइसेंसिंग आपके पास होनी ही चाहिए कि रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा हो अपने हर चीज का। और अभिलेखों का रख रखाव की जितनी भी चीजें हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पेपर्स हैं, आपके रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं, वो सब आपके पास हमेशा हो। स्वास्थ्य के देखभाल नियमों का आप अनुपालन करते हो, ये सबसे पहले कानूनी आपकी पहलू के अंदर चीजें आती है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्लिनिक और अस्पताल प्रबंधन की भूमिका क्या है? समग्र उपचार को बढ़ावा देता है, ये रोगी केंद्रित देखभाल सुनिश्चित करता है, आहार, योग, हाइड्रोथेरेपी और जीवन शैली परामर्श को एकत्रित करता है। ये ही नेचुरोपैथी का मेन फिनोमिना है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट खत्म। और अभी जो किसी को जो भी कुछ पूछना है पूछ लो, क्योंकि अभी तो हमारे पास 10 मिनट बाकी है, ठीक है। अब इसमें नमस्ते मैम। नमस्ते। पंजीकरण और लाइसेंस वाला ये कहाँ पर होगा मैम? देखिए, एक तो होता है आपका जो पंजीकरण संस्था का ही मिलता है, कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, आपकी मार्कशीट अलग होती है, उसके साथ एक कॉलेज का ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। और डीएनवाईएस के तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बीएनवाईएस का रजिस्ट्रेशन आपके इसमें क्या बोलते हैं, उसमें आयुष विभाग के अंदर होता है। अगर आप क्लिनिक खोल रहे हैं तो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होता है, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होता है, एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बनता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है, और क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी होता है।